ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन नई दिल्ली को आभार मानकर ये शुरुआत करती हूँ। और ख़ास तौर पर प्रभाकर गायकवाड़ जी, जिन्होंने मुझे न्योता दिया, और मेरे दो कॉमरेड साथी राजू यादव जी और संगीता तोसर जी, इन दोनों को भी मैं आभार मानती हूँ कि मुझे ये मौका दिया आपके सामने कुछ अपने विचार रखने के लिए, जो कि मेरा ओरिजिनल विचार नहीं है, पर जो भी साथी अ, और जो आंदोलन में साथी हैं उनसे सीख कर, और जो ज्ञान हमें मिला है वो सबके साथ शेयर करने का ये मौका मिला है। तो मैं हिंदी में बात करूँगी, और बीच बीच में अगर अंग्रेज़ी की एक दो शब्द आ जाती है तो माफ़ कीजिएगा। तो उसका हम बाद में विश्लेषण कर सकते हैं। तो आज का ये जो टॉपिक है, मज़दूर और स्त्रियों की समकालीन परिस्थिति, एक निरंतर अरिष्ट। तो जो हम इस अरिष्ट या संकट को मानते हैं वो कोविड काल, यानी कोविड के जब से ये पूरा जो हमारे बीच में ये पैंडेमिक आई है, ये विषाणु की एक स्थिति आई है, उसके पहले ही हमारे मज़दूर और श्रमिकों के, और ख़ास तौर पे स्त्रियों के श्रम को लेकर काफ़ी संकट जारी हुआ है, जारी होता आ रहा था। तो इस विषय को लेकर हम भले ही इस समय पर जो श्रम और जेंडर को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन इसकी शुरुआत पहले से ही हमारे बीच में है। तो और ये कैसे, ये संकट कैसे सामने आया था? एक तो अचानक जो श्रमिक हैं वो सभी वर्गों को दिखने लगा, क्योंकि मीडिया उनकी कहानियाँ लेकर आई, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, सब ने श्रमिकों को हमारे सामने आके उनकी ज़िंदगी को रखा। और क्योंकि जो पलायन करते हुए मज़दूर हैं वो शहरों को छोड़कर गांव की तरफ चलने लगे, हज़ारों सैकड़ों ऐसे लोग अपने परिवारों के साथ, अपने बीवी बच्चे पुरुष जो चल रहे थे, फिर औरतें भी जो श्रमिक हैं, बच्चे भी, सब अपने अपने शहरों को छोड़कर गांव की तरफ जा रहे हैं। तो इससे हमें एक चीज़ जो पता चला कि जो शहर में रहने वाले हैं उनका बिल्कुल गांव के साथ उनका एक बहुत अटूट संबंध है, यानी कृषि क्षेत्र जो है उसके साथ जो शहरी ज़िंदगी है उसका एक बहुत अटूट संबंध है। ये हमें बहुत ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि भले ही हम जो देश है, भारत देश, इंडिया, जो बिल्कुल ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस में चली गई है, आज के इस नव उदारवाद, जो नियो लिबरल जो एक ज़माना है, इसमें अपने आप को एक ग्लोबल लीडर की समझ मानते हैं, और पूरा जो शहरीकरण किया हुआ है, अर्बनाइजेशन, 50% हमारे जो पॉपुलेशन है वो शहरों में रहते हैं। तो शहरीकरण हमारा एक बहुत बड़ा हिस्सा हुआ है, जो हमारे औद्योगिक ग्रोथ के लिए, यानी इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए, और हमारे ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस के लिए एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा रहता है। तो इस पर बहुत ध्यान देनी चाहिए कि जो मजदूर वर्ग हैं उनका गांव के साथ, या जो कृषि क्षेत्र है, या जो रूरल एरियाज है, उसके साथ कितना अटूट संबंध है। तो ये हमें बहुत ध्यान में रखनी चाहिए। दूसरा है कि इसमें हमें क्या पता चला कि क्यों मजदूर इतने, मतलब सैकड़ों, कम से कम करोड़ों के हिस्से में चले गए गांव की तरफ। इसमें हमें सरकार की एक जो उनकी तैयारी क्या थी उस पर सवाल उठ रहा है कि जबकि बाकी जगहों पर भी पलायन करते हुए लोग थे, जो मजदूर थे विदेशों में, जो बाकी शहरों में, बाकी देशों में रह रहे थे, उनको अपने देश में, अपने घरों तक वापस आने के लिए काफ़ी प्रबंध किया सरकार ने। आपने देखा था कि वंदे भारत मिशन, जो हवाई जहाज़ों से लोगों को अपने देश लाने की एक प्रबंध की गई, और वैसे ही स्टूडेंट्स को लेकर आने के लिए बहुत बड़ा इंतज़ाम किया था सरकार ने। पर श्रमिकों को सरकार भूल गई। लेकिन असलियत यह है कि सरकार भूल न गई,
सरकार उनके बारे में चिंता ही न कर रही थी। तो और ये कैसे और भी एक जोर तरीके से प्रकट हुआ जब ये कोर्ट में गया, कि हमारे उच्च न्यायालयों में, बाकी सुप्रीम कोर्ट में जब ये बात उठी, तो वहाँ पर पहले जो आज के न्यायालयों की स्थिति है वो आप जानते ही हैं कि किस तरह एक एग्जीक्यूटिव जुडिशरी बन गई है, यानी एक सरकार की तरह अपने आप को रखने वाली एक जुडिशरी है, न कि समाज के लिए जो जुडिशरी होती है, न्यायालय जो होती है। जो ये न्याय व्यवस्था जो है वो भी चुप रही। उसने जो भी उनको, सरकार ने उनको जो आंकड़े दिए या जो मैसेज दिए या जो अपडेट दिए, उसको लेकर वो चुपचाप रहे। तो इन्होंने भी हमको मतलब छोड़ दिया था। जो न्यायालय जो है, जो अपने लोगों को न्याय देनी चाहिए, उसने भी हमको छोड़ दिया, ऐसे ही ठुकरा दिया हम कह सकते हैं। फिर तीसरा जो है वो जो मालिक हैं, मजदूरों के जो मालिक हैं, उन्होंने अपना हाथ फैला के कह दिया कि हमसे कुछ नहीं होगा, हम कैसे आपको वेतन दे रहे हैं। फिर भी कुछ जगह पर काफ़ी मीडिया में और अलग संस्थाओं में जब बात उठी, तो उन्होंने कम से कम मार्च का जो भी लोगों को अपना जो भी लोगों का वेतन है उन्होंने दे दिया। लेकिन उन्होंने भी अपने ऐसा दिखाया कि वो सब किसी और को, एक मिनट थोड़ा माफ करते हैं। हाँ संगीता, अच्छा, ओके, अभी ठीक आ रही है आवाज़? अभी अभी नहीं आ रही? अभी ठीक से आ रही है? अभी ठीक से आ रही है? मैं चैट पे पूछूं क्या? अच्छा, ओ आवाज़ ठीक से नहीं आ रही। ओहो, अभी क्या करूं? लेकिन पिक्चर ठीक से आ रही है। हाँ, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, ज़ोर से बोल रही हूँ। हाँ, ओके, माफ़ कीजिएगा, शायद आवाज़ ठीक से नहीं आ रही थी। अभी ठीक से आ रही है क्या? अ, अभी ठीक से आ रही है क्या? किसी का अगर मैसेज आए तो मैं और ज़ोर से बोल सकती हूँ। तो मैं ये कह रही थी कि जब से ये कोविड का जो संकट काल हुआ, थोड़ा मैं दोहराऊंगी अभी तक जो बातें किया, तो एक है कि मीडिया ने काफ़ी अच्छा काम किया और मज़दूरों की ज़िंदगी को और उनकी परिस्थिति को हमारे सामने आके रखा। तो ये बहुत दाद देने वाली बात है। लेकिन सरकार ने अपने पूरी जिम्मेदारी से हाथ धो लिया था और कुछ नहीं किया था, जबकि बाहर विदेशों से जो मजदूर हैं, जो पलायन किए हुए उन देशों में रह रहे मजदूर हैं, वो उनको यहाँ तक लाने के लिए, और स्टूडेंट्स चीन तक से हमारे भारतीय स्टूडेंट्स को लाने में काफ़ी काम किया था और उनको भी दाद दे रहे थे मीडिया वगैरह में। तो ये जो कह रही थी सरकार क्यों इनके बारे में भूल गई थी, लेकिन वो भूल नहीं थी, उनके बारे में सोचा नहीं गया था, क्योंकि मैं बाद में बताऊंगी क्यों नहीं सोचा जा रहा है। तो ये बात है कि उनके बारे में सोचा नहीं जा रहा था, कि अपने जहन में अपने बातों में मजदूर कहीं भी प्रकट नहीं होते हैं सरकार के लिए, राज के लिए। और रही बात न्यायालय की, न्यायालय ने भी अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी, कि उसने जो भी सरकार कह रही है वो भी जो भी सरकार कह रही है उसको मान ली। ठीक है, दो जोर से बोल रही हूँ। जो जिम्मेदारी है, और आज के न्यायालय की ये बात है कि जिसको एग्जीक्यूटिव जुडिशरी मानते हैं, यानी जो सरकार के लिए साझे की तरफ है, उसको उसके तरफ बोलने वाली एक जुडिशरी बन गई है, ना कि लोगों के लिए, समाज के लिए, जो बिल्कुल वंचित हैं उनको बोलने के लिए जो न्यायालय है, ऐसे न्यायालय नहीं है। खास तौर पर उच्च न्यायालय
ना कि हाई कोर्ट्स फिर भी थोड़े बहुत बेहतर हैं, पर जो उच्च न्याय के लोग हैं वो बिल्कुल मजदूरों को छोड़ दिया था। लेकिन काफ़ी जो वकील और बहुत बड़े काउंसिल्स, उन्होंने लेटर लिखा, काफ़ी मीडिया में पुराने जो जजेस थे और वकील जो थे उन्होंने खूब लिखा इसके बारे में कि शर्म आनी चाहिए। यही जो उच्च न्यायालय बहुत श्रमिकों के लिए 70 के दशक, 60, 70, 80 के दशक, 90 के दशक तक कितना उन्होंने काम किया था, और बंधुआ मजदूरी बंद कर दी, लोगों को राइट टू फूड, राइट टू लाइवलीहुड, ऐसे बहुत सारे जो हक है इसी न्यायालय ने दिया है। एक जो जिसको हम कहते हैं वेलफेयर स्टेट, जो कि बिल्कुल वंचित पीड़ित लोगों के लिए न्याय देने वाला एक न्यायालय है, वो कहाँ गई? ऐसा बहुत सारे जब लोगों ने लिखा, तब जाके उनको मतलब मई 28 तक उनको थोड़ा वो जागने लगे, और फिर उन्होंने सवाल पूछा सरकार से कि आप बताओ क्या क्या प्रबंध किए हुए हैं। और आपने देखा हो जो श्रमिक स्पेशल हैं या जो भी बसेस या जो भी बाकी व्यवस्थाएं हैं, बहुत देर से कम 1 महीने बाद सरकार ने की। तो इससे क्या हमको पता चलता है कि तो सरकार तो बिल्कुल मजदूरों के बारे में चिंता ही नहीं की, उनको अपनी जिम्मेदारी से हाथ धो लिए थे। मजदूर भी सरकार पर या किसी पर भरोसा न करते हुए बिल्कुल अपना सामान सब लेकर चलने लगे घरों की तरफ। तो इससे हम और कहने लगे कि ये जो अमीरों की बीमारी है उसके लिए हमें भुगतना पड़ रहा है। तो ऐसी एक बहुत दुखद एक स्थिति पर हम देख रहे हैं हमारा समाज आज, जबकि एक पब्लिक हेल्थ क्राइसिस है, यानी एक स्वास्थ्य को लेकर एक बहुत संकट का समय है, तब जाके एक आर्थिक रूप का संकट भी हमें सामने आ रहा है। वो आर्थिक रूप का संकट अभी क्या है कि मजदूरों की तरफ से कोई देखने वाला नहीं है। इसीलिए मुझे लगता है थोड़ा इसके पहले हमें एक दो चीज़ें थोड़ा एक दो कदम पीछे रख कर देखने की ज़रूरत है। एक है कि ये जो पलायन करते हुए मजदूर कौन है, कितने हैं? तो कुछ आंकड़ों के हिसाब से 2016 में हमारा जो जिसको कहते हैं श्रमिक वर्ग या जो श्रम करने वाले जो आबादी है वो 50 करोड़ है 2016 के आंकड़ों के हिसाब से। और इसमें कम से कम 20% यानी 10 करोड़ लोग हैं जो पलायन करते काम करते हैं। और इसमें कम से कम 7 करोड़ 6.5 करोड़ जो हैं वो इंटरस्टेट हैं, यानी बाकी प्रांतों से अलग प्रांतों में जाके काम करने वाले। और इसमें आप देख सकते हैं कि जो पूरा एक आंकड़ा निकाला हुआ है, और सरकार के पास ये आंकड़े सभी हैं, क्योंकि एक वर्किंग ग्रुप ऑन माइग्रेशन करके 2017 में एक बहुत बड़ा एक कमिटी बैठा था जहाँ पे बहुत विशेषज्ञ लोग इस पर काम किए हुए हैं। तो 25% जो पलायन करते हुए इस 6-7 करोड़ में जो लोग हैं वो यूपी से हैं, और यूपी में भी कुछ खास जिलों से हैं, यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश से जो बहुत सारे, और पश्चिमी बिहार से भी। तो और इसमें 25% यूपी से। तो आप देख सकते हैं कि वहाँ का जो स्थिति है जिसके कारण लोगों को उस जगह छोड़ के दूसरे जगहों अपनी आजीविका के लिए आना पड़ रहा है। दूसरा, बिहार से 14% हैं, फिर राजस्थान से 6%, मध्य प्रदेश से 5%, उड़ीसा से भी हैं कुछ जिलों से, झारखंड से, वेस्ट बंगाल से, और ये ज़्यादातर जाते हैं महाराष्ट्र तक, दिल्ली, हरियाणा, यानी जिसको वो एनसीआर जिसको कहते हैं, यानी गुड़गांव, गाजियाबाद, ये जगह है। गुजरात में काफ़ी हैं, आपने देखा कि सूरत में किस तरह से मजदूर बिल्कुल एजिटेशन पर उतर आए, खास तौर पर बहुत प्रोटेस्ट हुआ उनका। तेलंगाना जाते हैं, कर्नाटका में बेंगलुरु में काफ़ी मजदूर जाते हैं। तमिलनाडु में, जहाँ से मैं हूँ, तमिलनाडु में बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ पर शहरी इलाकों और नए उद्योगों में, जैसे कि गारमेंट इंडस्ट्री है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, इनमें केरला तक भी हैं। तो ये, और केरला में पलायन मजदूरों को अतिथि मजदूर कहते हैं, गेस्ट वर्कर्स, ऐसा करके वहाँ पे काफ़ी उनका छोटा मोटा कुछ कार्यक्रम भी है। तो ये हुई जो पलायन करते हुए लोगों की स्थिति। और
एक और आंकड़ा है कि शहर में, जैसे कि कोई भी शहर हो, आप अहमदाबाद ले लो, दिल्ली ले लो, मुंबई ले लो, कम से कम 30% लोग रहते हैं शहरों में, वो पलायन करते हुए लोग हैं। तो ये कम नहीं है। जैसे कि सरकार को अगर देखनी चाहिए, एक अंदाज़ा लगाना है, तो बहुत बड़े पैमाने पर हमको ये लोगों के आंकड़े दिखते हैं। लेकिन फिर भी सरकार क्यों इस तरह से बिल्कुल एक नज़रअंदाज करते हुए, बिल्कुल एक डिसइंटरेस्टेड, जो बिल्कुल अनकेयरिंग होते हैं, क्यों ऐसा है? इसके लिए थोड़ा मैं दो चीज़ों पर ध्यान दूंगी। एक है कि हमारी जो भारत की आर्थिक स्थिति क्या है, और दूसरा कि ये जो रिश्ता है जिसके बारे में मैं थोड़ा बोलूंगी, जो पूंजीवादी सत्ता यानी राज्य और श्रमिक जिसको कहते हैं, ये त्रिकोणा जो संबंध है, उस पर हमेशा हमें ध्यान देनी चाहिए। जब हम मजदूरों की बात करते हैं, हम बिल्कुल जो मालिक होते हैं उनको छोड़ देते हैं, और दूसरे जिनको छोड़ देते हैं वो सरकार। तो हमको इन तीनों का ये जो रिश्ता है, इसको हमेशा ध्यान में रखते हुए चीज़ों का विश्लेषण करना होगा। लेकिन पहले थोड़ी बात हमारे ये आर्थिक व्यवस्था जो है उसके बारे में, कि अगर आप अलग अलग तरीके से इस आर्थिक व्यवस्था को देख सकते हैं। एक है कि क्षेत्रों में बांट सकते हैं, कृषि क्षेत्र हो, उद्योग क्षेत्र हो, सेवा क्षेत्र हो, यानी एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग भी है, और सर्विस। ये तीनों का जो है, अगर आप देखें तो इनका दो मतलब आर्थिक विशेषज्ञ हैं जो जिनके स्टडीज से मैं ज़्यादा आपको ये शेयर कर रही हूँ। दीपांकर बासु और अमित बसोले करके दो विशेषज्ञ हैं। उनके स्टडी से कि जो कृषि क्षेत्र है, दो हिस्सों में देख सकते हैं हम। एक है कि ये इनका कंट्रीब्यूशन क्या है अपनी जीडीपी में, यानी पूरे देश के जो प्रोडक्शन है उसमें इनका हिस्सा क्या है। दूसरा, इसमें मजदूर कितने हैं जो ये हिस्से को देते हैं। पहला है कि कृषि क्षेत्र में देखें तो 80 के दशक से 2010 तक अगर हम देखें तो कृषि का जो हिस्सा है वो 29% से 17% घट गई है। 39% से 17% घट गई है। और ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये मजदूर जो पलायन करते हुए वापस इस रूरल एरिया में जा रहे हैं, उनको कृषि में कुछ मिलेगा या नहीं, इस पर सवाल है। इसको लेकर देखें तो, लेकिन अगर मजदूर देखें तो इसमें 80 के दशक से 2010 तक 68 यानी 68% से ये 57%, यानी घटा है, पर उतना भी नहीं घटा। यानी अभी तक 57% जो मजदूर हैं वो कृषि क्षेत्र में हैं। ये बहुत अहम बात है, क्योंकि कृषि क्षेत्र में हम देखते हैं कुछ लोग जो हैं किसान हैं, लेकिन ज़्यादातर मजदूर हैं। तो बड़े किसान हैं, छोटे किसान हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग हैं मजदूरी करते हैं, यानी जिसको हम एग्रीकल्चर लेबरर मानते हैं, कृषि मजदूर। तो ये 57% जो लोग हैं कृषि में, ये बहुत अहम बात है। दूसरा, हम उद्योग की तरफ देखें तो उद्योग में क्या हुआ है कि अभी इनका जो योगदान है प्रोडक्टिविटी यानी प्रोडक्शन की तरफ, वो 21 से 28% हुआ है, यानी बढ़ा है। यानी मैन्युफैक्चर जो है या इंडस्ट्री जो है, उनका कंट्रीब्यूशन जब कृषि में घटाई हुई ही, यहाँ पे थोड़ा बढ़ावा हुआ है, लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं कि 28% है। लेकिन मजदूर इसमें कितने हैं? अभी 22% लोग मजदूर हैं जो इंडस्ट्री में हैं। वहाँ 57 आपने देखा, यहाँ सिर्फ 22 है। और ये 22 भी थोड़ा बड़ा है, 18% था 1980 के दशक से, अभी 22% हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा जो क्षेत्र है सेवाएं यानी सर्विसेज सेक्टर, और इसमें आप देख सकते हैं व्यवसाय हैं, होटल चलाने वाले उद्योग हैं, बैंकिंग लोग हैं, ट्रांसपोर्ट यानी गाड़ी चलाने वाले, बसें हो या टैक्सी चलाने वाले लोग हो, फिर जो अलग सेवाएं सामाजिक सेवाएं देते हैं, यानी शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या कानूनी सेवाएं देते हों, इन सब में बटे हुए लोग हैं। और फिर कम्युनिकेशन, इसमें आप देख सकते हैं जो आईटी इंडस्ट्री, वो भी इसी सर्विस में आते हैं। यानी आईटी इंडस्ट्री भी एक सेवा है और घरेलू कामगार भी एक सेवा है, होटल कामगार भी एक सेवा है। आपने देखा होगा जब दिल्ली में
टीवी पर और अलग सोशल मीडिया पर आ रही थी कि बहुत सारे मजदूर जो हैं खाने के लिए तरस रहे थे, वही जो होटलों में लोगों को खाना बांट रहे थे, जो वेटर्स हैं, जो कुक हैं होटलों में, उनको जब लॉकडाउन हुआ बिल्कुल बेघर बेरोजगार हो गए। तो ये हमें देखनी चाहिए। और इस सेवा सेवा जो क्षेत्र है उसमें अभी 57% लोग हैं जो कि, या हम कहते हैं 54% लोग हैं, 54% लोग हैं जो सेवाओं, सॉरी, सेवाओं का जो कंट्रीब्यूशन जो है, गलती माफ कर चाहिए, वो 57% है। यानी सेवाओं का अभी क्या है कि 50 to 60% हमारा जो इकोनॉमी है वो सेवाओं पे निर्भर है। यानी पूरा जो सर्विसेज है, ये पहले 36% था, 36 से लेकर अभी 54-57 आ रही है। लेकिन इसमें लोग कितने हैं? 25% लोग। तो आपने देखा कृषि क्षेत्र में अभी भी 57% लोग हैं, जो उद्योग में हैं वो 22% लोग हैं, और यहाँ 25% लोग हैं। तो लोगों का जो बटा हुआ, और ये भी आप देख सकते हैं कि ये एक है कि क्षेत्रों में बटा हुआ जो मजदूर हैं, इसमें औरतों का भी हिस्सा है बहुत बड़ा। आप देख सकते हैं जैसे कि अगर आप घरेलू कामगार देखें या आप हेल्थ सिस्टम देखें, इसमें देखें कि कुछ कुछ ऐसे नौकरियां हैं, ऐसे जो श्रम हैं जो सिर्फ विमेन बेस्ड श्रम है। यानी जो जिसको हम कहते हैं कि जेंडर पर जो आधारित जो श्रम का विभाजन है, उसमें औरतों का कुछ कुछ तरह के नौकरियों में उनको वहीं पर बसने को दिया, जैसे कि नर्सिंग हो या टीचिंग हो या फिर डोमेस्टिक वर्कर्स हो। यहाँ पर आपको बिल्कुल 70-80-90% औरतें ही मिलेंगी। तो ये एक और है हमारे ढांचे को, हमारे श्रम के ढांचे को समझने के लिए कि क्यों कुछ लोग या कुछ जाति के लोग कहीं कहीं पर ऐसे ही अटके हुए हैं, उनका कोई भी उद्धार नहीं होता। फिर एक और तरीका का विभाजन है जो हमारे पूरे जो अर्थव्यवस्था है, इसमें यह है कि संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र। तो इसमें एक है कि इसको दो तरीके से मानते हैं। पहले तो ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। ये अगर आप श्रमिकों के नजरिए से देखें तो वो जो ऑर्गेनाइज हो सकते हैं, जो अपने लिए संगठन बना सकते हैं अपने हकों के लिए लड़ने के लिए, क्योंकि जो मालिक वर्ग है वो हमेशा अपनी पूंजी को बढ़ाने की सोच में रहते हैं, और जितना हम लोगों से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उनसे चूज कर ले सकते हैं, वो होता ही जाएगा। वो पूरे ये जो पूंजीवादी समाज का एक आधार है वो। तो दूसरा असंगठित क्षेत्र, यानी जो बिल्कुल अपने लिए संगठन न बनाने की स्थिति में हो, या बिल्कुल उनको कोई भी तरह की सुरक्षा न हो। लेकिन इसको आजकल हम देखते हैं कि ये संगठित असंगठित ही सीमित तरीके का एक विभाजन है। हमको देखना चाहिए जिसको टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी किस तरह के आपको जॉब का कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें फॉर्मल भी है, इनफॉर्मल भी है। ऐसे दो तरीके को हम देख सकते हैं। फॉर्मल तरीका आप देख सकते हैं कि संगठित क्षेत्र में भी आजकल बहुत सारे इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन हो रहे हैं। जैसे कि हमारे शिक्षा के मैं अपने खुद की, यार संगीता वगैरह बोलेंगी, शिक्षा के अगर हम देखेंगे कि कम से कम 60% ही परमानेंट जॉब्स हैं, जो बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मल जॉब्स हैं। बिल्कुल 60% लोग असंगठित हैं, यानी उनको एक बिल्कुल काम के लिए जितना आपने काम किया उतना दिया जाता है, और कोई सुविधाएं कोई आपको नहीं मिलेगी। तो ये जो औपचारिक रूप से हैं वो बहुत ही कम जाता जा रहा है। और अभी के जो कुछ आंकड़े हैं पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, उसमें बताया जाता है कि कम से कम 97% ये इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स में है। इनफॉर्मेलिटी या कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन हमारा एक नियम हो गया है, बिल्कुल रूल बन गई है। पहले तो एक्सेप्शन हुआ करता था, लेकिन अभी रूल बन गया है। और तो 4%, 3 या 4% ही हैं। oh God. शायद वीडियो गया है, पता नहीं क्या हुआ। मैं लगातार बोलती रहूंगी। वीडियो गया है, सॉरी।
तो चल रहा है, ठीक है। मेरे मेरे यहाँ बंद हो गई है, पर कोई बात नहीं, मैं बोलती रहूंगी। तो ये जो मैं कह रही थी कि जिस तरह से लोगों के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, यानी उनके नौकरी को, नौकरी के जो भी जो नियम हैं, उनके जो रिलेशंस हैं, वो किस तरह के हैं, काफ़ी अनौपचारिक हैं। और इसमें क्योंकि किस तरह के हम कॉन्ट्रैक्ट्स देखते हैं, एक जो जो जिसको हम फॉर्मल, यानी जो औपचारिक रूप से अगर कॉन्ट्रैक्ट हो या किसी की नौकरी हो, तो उनको 3-4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक है कि अपनी अपनी रोजगार की सुरक्षा, यानी आपको एक कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया जाना चाहिए कि आपको इस दिन से इस दिन तक आपको है, इस साल से इस साल तक आपका कॉन्ट्रैक्ट है। तो लोग आराम से मन में शांति रखते हुए काम कर सकते हैं। लेकिन ये जॉब सिक्योरिटी या जो रोजगार की सुरक्षा है वो नहीं रहती। हमें हमें हाल ही में जैसे कि मोटर इंडस्ट्री, यानी ऑटो इंडस्ट्री जो है, पूना और पिंपरी चिंचवाड़, इन जगहों पे जहाँ पर काफ़ी टाटा मोटर्स हैं, मारुति उद्योग हैं, काफ़ी जो उनके कारखाने हैं, वहाँ पर कम से कम 70% लोग कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स पर हैं। यानी उनको ऐसे ही, अच्छा तुम नए आए हो, ले लो, आप तुम अप्रेंटिस बन के तुम ज्वाइन कर लो, ऐसा करके तुम्हें बहुत कम तनख्वाह मिलेगी। जो परमानेंट एम्प्लॉय का तनख्वाह है वो आपको नहीं मिलेगी, आपको 10,000 दिए जाएंगे। जो परमानेंट एम्प्लॉय है उसको 45,000 मिल जाएगी। तो इस तरह से 70% जो लोग हैं वो ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट्स में हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेबर होते हैं। दूसरा, जॉब सिक्योरिटी, फिर बेनिफिट्स नहीं होंगे, यानी ईएसआई। जो आपने देखा कि ये जो पूरा एक जो स्थिति है, एक स्वास्थ्य का संकट है। पर अगर आप हमारे हेल्थ सिस्टम देखेंगे, कितने मुश्किल दौर से गुजर रही है, क्योंकि उसमें भी जो सरकार है बजट में 3 या 4% देती है बजट के, जो पूरे स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए। तो ये बिल्कुल हमको दिखाई दे रहा है कि स्वास्थ्य समाज सरकार के लिए या पूंजीवादों के लिए बिल्कुल कोई ये मायने नहीं रखता। और श्रमिकों के लिए देखिए, ये 70% जो कॉन्ट्रैक्ट में हैं, उनमें से कितने लोगों को ईएसआई मिलेगा या जो भी मेडिकल इंश्योरेंस मिलेगा, ऐसे कुछ चीज़ें नहीं मिलेगी, बेनिफिट्स, पीएफ हो या बोनस हो, जो बाकी मजदूरों को मिल जाती है। और दूसरा है कि जो परिस्थितियां, यानी जो काम करने की परिस्थिति, जिसको हम कहते हैं वर्किंग कंडीशंस, उसमें अभी हाल ही में कुछ वकीलों ने ऐसा बताया कि और आपने भी पढ़ा होगा कि अभी श्रमिकों के लिए जो उन्होंने फैक्ट्रीज एक्ट में बदलाव लाया है, 12 स्टेट्स ने, ऐसे 12 प्रांतों ने ऐसा बदलाव लाया है कि 8 घंटे से 12 घंटे तक आपको काम पर लगाया जाएगा। पहले श्रमिकों की पूरी ये जो आंदोलन से, मैंने ऐतिहासिक आंदोलन से, हमने 8 घंटे की काम करने के लिए एक हक हमने पा लिया था। नहीं तो पहले जब उद्योग क्रांति चल रही थी इंग्लैंड में और भारत में भी, लोगों को 12-12, 14-14 घंटे, आप उठो, सुबह उठ जाओ और तुरंत फैक्ट्री में चले जाओ या खदान में चले जाओ और काम करते रहो जब तक रात न होती। इन हालातों से, इन परिस्थितियों से हम खूब आंदोलन करके, यानी मजदूर जो वर्ग है, आंदोलन करते हुए 8 घंटे की काम करने की, और विश्राम करने के लिए समय चाहिए, नहीं तो हम पुनरुत्पादन कैसे करेंगे, अगले दिन कैसे नौकरी पर जा सकते हैं। तो इसके लिए हमने काफ़ी लड़ाई करके 8 घंटे की जो मांग है वो कानून में लाए। लेकिन अभी देखिए कि किस तरह की सरकार है जो तुरंत मौका मिला उनको नहीं कि उन्होंने 8 से 12 कर दिया। क्योंकि उनका क्या है, कारण क्या बताते हैं, बहुत ही भद्दा कारण है कि इकोनॉमी ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको आर्थिक व्यवस्था को उठानी है इस पूरे संकट से, तो मजदूरों को ज्यादा काम पर लगाना चाहिए। जबकि इतिहास हमें सिखाती है कि अगर आप मजदूरों को मरते दम तक काम करवाओ तो आपको ही नुकसान होता है। ये हमको बिल्कुल जो यूरोप
1950 और 40 और 50 और 60 की दशक में हमें पता चला कि अगर आपको मजदूरों से बिल्कुल अच्छे तरह का श्रम चाहिए तो आप उनको वेलफेयर चाहिए। तो पूरा जो यूरोपीय देशों में जो वेलफेयर स्टेट हम मानते हैं, चाहे वो स्वीडन हो, जर्मनी हो, अलग अलग देश हैं, फ्रांस हो, वहाँ आजकल तो वो पूरा निकलता जा रहा है, लेकिन जब 50, 60 और 70 के दशक में ये पूरा जो वेलफेयर स्टेट है कि मजदूरों को उनके हकों को दे दो, उनको अच्छी सुविधाएं दे दो, उनको स्वास्थ्य का, शिक्षा का, उनके बच्चों का अच्छा सा उनका लीव, ट्रैवल अलाउंस, ये सब अगर आप मजदूरों को ये सब दे दें तो आपकी उत्पादन है, आपका जो उत्पादन है वो बढ़ जाएगा। लेकिन अभी देखिए किस तरह से ये लोग 12 घंटे तक लगाना चाहते हैं। दूसरा है काफ़ी 2-3 चीज़ें जो आजकल जो कानूनों में बदलाव ला रहा है। एक है कि काम का कितने घंटे का काम, दूसरा है सभी कानूनों से एक छुटकारा चाहिए था, ऐसे ऐसे काफ़ी प्रांतों ने किया है। फिर उन्होंने किया कि अगर आपको ये कानून लागू करना है तो हम ऐसे मतलब पूरे जो एंटरप्राइज है या इंडस्ट्री है वहाँ 10 मजदूर हो तो 20 मजदूर कर देंगे। यानी वो लोग 19 मजदूर, पहले 9 मजदूरों को लगाकर काम करते थे, अभी 19 मजदूरों को लगाकर वो काम करने लगे हैं। और जहाँ पे ये पावर के साथ, यानी अगर आप मशीन रखते हो तो आप 10 मजदूर से 20 मजदूर किए अभी, और जहाँ मशीन नहीं है या पावर नहीं है वहाँ 20 से 40 मजदूर तक आप रख सकते हो। यानी आप 30, 35 या 29 लोगों को रख सकते हो और कोई कानून के बिना आप मस्त काम कर सकते हो। तो ये एक बात हुई। तो ये जैसे मैंने कहा औपचारिक और अनौपचारिक जो हिस्सों में जब बांट दिया जाता है, एक चीज़ जो अनौपचारिक जो एक क्षेत्र है, यानी जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है, उसमें एक बात कहनी है कि ये जो चीज़ है वो हमको आज नहीं मिला, इसका एक पूरा ऐतिहासिक एक हिस्सा है जो जो ब्रिटिश साम्राज्य के समय से ही है। यानी जो कॉलोनियल पीरियड है, जिसको हम उपनिवेशवाद कहते हैं, उस समय से लेकर अभी तक जो जात और पूरे जेंडर की ये जो स्थिति है उसको कायम करते हुए, यानी जिसको जो भी हमें ये मानने नहीं चाहिए कि ये जो औद्योगिकरण जो हुआ है भारत का स्वतंत्रता यानी आज़ादी पाने के बाद, आज़ादी जो मैं ऐसे कोट्स में डालती हूँ क्योंकि ऐसे अभी बहुत सारे समाज हैं जैसे कि नोमैडिक कम्युनिटीज़ हैं जो अभी भी आज़ाद नहीं मानते, अपने आप को आज़ाद देश में रहते हुए नहीं मानते। उस पर एक अलग चर्चा में हम कर सकते हैं। लेकिन ये जो औद्योगिकरण, जो आजकल का औद्योगिकरण जिसको हम मानते हैं, पहले भी हमारा देश एक औद्योगिक मतलब अपने आप को एक औद्योगिक रूप से मानते थे, कारीगर होते थे, क्योंकि एक क्षेत्र है जिसको हम इसको मानते हैं पारंपरिक उद्योग। पारंपरिक उद्योग के एक ढांचे में इसको रखा गया और वो पारंपरिक उद्योग यानी ट्रेडिशनल जो इंडस्ट्रीज हैं उसको बिल्कुल मिटाकर एक अलग तरह का एक औद्योगिकरण जो अंग्रेज़ों के समय पर ही, यानी जो कॉलोनियल पीरियड उपनिवेशवाद के काल से ही शुरू किया गया और उसका एक आज़ादी के बाद भी उसका एक जारी चीज़ हमको देख सकते हैं। तो ये जो ट्रेडिशनल जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें बहुत बड़ा हिस्सा है टेक्सटाइल्स का, यानी पूरे जो हमारे जो हैंडलूम के हैं, मतलब हैंडलूम का जो है, आप अगर देश में देखें तो अलग अलग प्रांत में अलग अलग तरीके के आपको मिलेंगे कपड़ों का बनावट। आप बंगाल में जाइए, आसाम में जाइए, यूपी बिहार में जाइए, कर्नाटका आंध्र प्रदेश में जाइए, केरला में जाइए, महाराष्ट्र में, हर प्रांत में आपको अलग अलग तरीके के कारीगर मिलेंगे जो बिल्कुल इस हैंडलूम इंडस्ट्री, ये ट्रेडिशनल, इसको मानते हैं ट्रेडिशनल इंडस्ट्री था, एक पारंपरिक उद्योग था, यानी हमारे देश में उद्योग की बहुत बड़ी हावी थी। तो ये उद्योग जो है उसको, उसका जो औद्योगिकरण हुआ, यानी बिल्कुल मैं ऐसे मानती हूँ जो औद्योगिकरण हुआ, इनको बिल्कुल ऐसे ही मिटाया गया। उनको ना कोई, जब हमारा प्लानिंग हुआ था
जिस तरह का ये औद्योगिकरण था, वो जिसको कहते हैं हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन, सो इन जो क्षेत्र हैं, जो पारंपरिक उद्योग थे, उनको बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया। और आज इस अनौपचारिक क्षेत्र को देखें, इस पूरे इनफॉर्मल सेक्टर हमारे देश में, इस नव उदारवाद में आप देखें तो आपको पता चलेगा कि उसमें ज़्यादातर ये ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, और ख़ास तौर पर ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, जाति पर आधारित ऐसे उद्योग थे। तो हम देख सकते हैं, और उसमें औरतों का जो श्रम है वो बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया, बिल्कुल जिसको कहते हैं इनविजिबल लेबर। और मैं आपको बोल सकती हूँ, नीता और इंद्राणी मजूमदार को जिनका स्टडी है दिल्ली में, उनका स्टडी जिसमें वो कहते हैं कि पूरा ये जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है, उसमें अगर आप रूरल क्षेत्र में देखें, उसमें सेल्फ एम्प्लॉयड दिखेगा आपको, कम से कम 30 से 50% लोग हैं सेल्फ एम्प्लॉयड करते हैं। और उसमें बहुत सारे, यानी इन सेल्फ एम्प्लॉयड के हिस्से में आप देखेंगे कि 70% या 75% हेल्पर्स हैं, यानी जो सहायता करते हैं। तो एक कारीगर होगा, उनकी सहायता के लिए औरतें होते हैं और बच्चे भी होते हैं, यानी चाइल्ड लेबर भी वहाँ आपको दिखने को मिलेगा। तो ये जो पूरा जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है, वो इस तरह के ऐसे कारीगर और ऐसे उद्योगों से भरपूर है। तो ये एक चीज़ है जो बिल्कुल हमें देखनी चाहिए। अब आते हैं जो एक नव उदारवाद के समय पर, तो हम देखा उपनिवेशवाद, और फिर जो उसके बाद वाला जो समय है, यानी 50 से 80 के दशक, और 80 के दशक से या 70 के एंड से हमको देख रहे हैं कि नव उदारवाद आ गया है, एक न्यू लिबरलिज्म आ गया है, जहाँ से, और इसके लिए मैं आपको दो ही चीज़ें बोलूँगी। एक ये है कि सरकार हमेशा अपने लोगों के लिए कुछ नियम लानी चाहिए, पॉलिसी लानी चाहिए। तो उन्होंने 1969 में, यानी 1969 में एक फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑफ लेबर किए थे, और इसका उसके जो चेयरमैन है गजेंद्र गडकर, जस्टिस गजेंद्र गडकर थे। तो कुछ लोगों का बोलना था, जब गजेंद्र गडकर ने अपना रिपोर्ट लिया, उसको जैसे हाथी को, क्योंकि गजेंद्र उनका नाम था, हाथी को एक शेल्फ पर रख दिया गया, बस उसका कुछ किया ही नहीं। लेकिन उस रिपोर्ट में ऐसा, इस पूरे ये जो असंगठित या जो अनौपचारिक जो एक क्षेत्र है, उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, उनके लिए उन्होंने एक बहुत ही अच्छा रिपोर्ट है। और उसी रिपोर्ट के साथ साथ 1974 में, यानी 1974 में एक टुवर्ड्स इक्वालिटी करके स्टेटस ऑफ विमेन इन इंडिया रिपोर्ट, इन दो रिपोर्ट्स को अगर आप देखें तो बिल्कुल हमारा ये जो श्रमिक वर्ग है, ये जो जाति और जेंडर पे आधारित ये जो श्रमिक वर्ग है, उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं सरकार और समाज के लिए, एक बहुत ही अच्छा रिपोर्ट था। लेकिन उस रिपोर्ट को जैसे कि हाथी को शेल्फ पे रख दिया गया, ऐसे किया गया। और नव उदारवाद, यानी 70 इमरजेंसी, यानी इंदिरा गांधी के वापस आने के बाद जो हम देख रहे हैं कि एक नव उदारवाद शुरू हुआ है। और उसमें 2008 में एक दूसरा नेशनल कमीशन ऑफ लेबर किया गया। इस दूसरे नेशनल कमीशन ऑफ लेबर अगर आप पढ़ें तो पढ़ते ही आपको पता चलेगा ये श्रमिकों के बारे में है या पूंजीवादियों के बारे में है, मालिकों के बारे में है। क्योंकि उसमें दो खास तौर की चीज़ें जो हुई है, एक है कि हमें बिल्कुल एक ऐसा समाज, ऐसा देश बनना है कि हम ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो जाए, कि हम पूरी दुनिया में एक नंबर का हो जाए हमारे। इसीलिए हमको हमारे जो उद्योगपति हैं उनके लिए खास तौर पर सब सुविधाएं करनी चाहिए। इसका मतलब है कि कानून जो है उसको ढीला कर दिया जाए। तो उसके शुरुआत 2008 में ही, ये जो कानून का जो ढीला होने का एक स्थिति हुआ है अभी, इसकी शुरुआत 2000 में ही हुआ है। यानी जबकि हम देख सकते हैं उस समय वो एनडीए का पहले सरकार था, लेकिन उसके पहले ही आप देख सकते हैं कि ये जो यूपीए की सरकार भी थी वो कुछ कम नहीं है कि श्रमिकों को नज़रअंदाज करने में। तो उस समय से लेकर अब देख सकते हैं 20 साल में क्या क्या, कोई भी स्टडी कर सकता है कि 20 साल में श्रमिकों के लिए क्या किया इस पूरे सरकार ने। तो ये जो मैंने पहले रिश्ता बताया, यानी श्रमिकों का
सत्ता के साथ और पूंजीवादी, ये जो त्रिकोण का जो रिश्ता है, इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे कि कांग्रेस पार्टी जो अपने आप को पूरे आज़ादी के आंदोलन में एक बहुत बड़ा हिस्सा मानती है, उसमें ऐसा था कि ज़्यादातर जो लोग थे वो पूंजीवादियों के तरफ अपने आप को कर रहे थे। लेकिन कुछ कुछ लोग थे उसमें जो पहले और आज बाद में जाके वो कम्युनिस्ट पार्टी या सोशलिस्ट पार्टी के हिस्से हो गए, उन लोगों ने श्रमिकों के लिए अपना आवाज़ उठाया। और थोड़ा बहुत ऐसा हुआ कि कांग्रेस पार्टी के कुछ लोगों के बोलने से कुछ कुछ आप देख सकते हैं कि ये जो कुछ कानून हुए हैं वो हमको मिला है। जो सत्ता में जो लोग हैं वो बिल्कुल श्रमिकों के लिए करेंगे ऐसा नहीं है। और हाल ही में कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि स्टेट को, कैपिटल को डिसिप्लिन करने में वो नाकामयाब है। यानी जो सत्ता है वो पूंजीवाद को बिल्कुल अपने कंट्रोल में लाने में वो नाकाम है। इसीलिए श्रमिकों को अपनी जो आवाज़ है वो आगे उठानी चाहिए। लेकिन अगर हम श्रमिकों के संगठनों को देखेंगे तो बहुत ही एक दुखद बात है कि बिल्कुल छिन्न भिन्न से हैं सब लोग, कि इतने बटे हुए हैं कि हम क्या कह सकते हैं। तो ये आपके सामने मैं उस पर अलग हम चर्चा कर सकते हैं। पर एक हम कह सकते हैं कि जो श्रमिक गांव या रूरल क्षेत्र को छोड़कर शहरों तक आए, वो बिल्कुल जो डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि लीव द विलेजेस एंड गो टू द सिटीज, क्योंकि वहीं पर आपको अपनी आज़ादी और अपनी एक डिग्निफाइड लाइफ आपको मिलेगी। लेकिन अभी ये पूरे इस पब्लिक हेल्थ के संकट में हमको दिखने लगा कि लोगों को मजबूर होकर वापस गांव जाने को हुआ। वहाँ क्या मिलेगा उनको वो हमें पता नहीं। इसीलिए मुझे लगता है कि उनके ही शब्दों से हमें क्या कहना है कि पहले शिक्षित होना है, यानी सीखना है, फिर हमको आंदोलन करना है, फिर संगठित होना है। संगठित होते आंदोलन करते हुए अंत में कहूँगी कि अब के समय में हमें क्या करना है कि एकत्रित होना है, कि हम अलग अलग सोच के हैं लेकिन एक तरह से हम सोच को भी एक साथ लाने की नई सीख लाएं, या इस चीज़ों पर हम थोड़ा अलग अलग तरह के हम झलक डालें और हम एकत्रित होएं। क्योंकि अगर जो भी शोषित वर्ग हैं, जैसे आपके संगठन का नाम भी है, शोषित वर्ग एक साथ न आए और सरकार पर अपनी सवाल न उठाए तो बिल्कुल बदलाव के लिए मौका नहीं आएगा और ये संकट जारी रहेगा। तो इससे मैं थोड़ा बंद करती हूँ अपनी बातचीत, और अगर कुछ आपकी तरफ से कुछ बातें हैं तो हम क्वेश्चन आंसर में करेंगे। वीडियो बंद कर सकते हैं क्योंकि 45 मिनट्स तो हुआ है। पता नहीं मेरा वीडियो क्या हो गया। जी बिल्कुल, किसान हो, श्रमिक हो, कामगार हो, सभी पहले तो जाति के आधार पर ही बांटे हैं, आधार पर बांटे हैं। डॉक्टर मंजराज शास्त्री बोल रहे हैं। जी बिल्कुल मानती हूँ ये हमें लेकिन हम अलग अलग होते हुए भी
एक साथ कैसे आ सकते हैं, उस पर हमें ध्यान देनी चाहिए। क्योंकि संकट हमारे सामने जो संकट है वो सबके लिए एक जैसा ही है। और अगर हम एकत्रित होके हम अलग अलग, जैसे कि बहुजन लोग हैं, दलित लोग हैं, क्वेयर लोग हैं, औरतें हैं, अलग अलग क्षेत्रों से हम आते हैं, लेकिन जब हमारा काम एक तरह का है, कोई भी क्षेत्र हो, शिक्षण के क्षेत्र हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र हो, या आंदोलन में भी हो, अगर हम एकत्रित नहीं आ सकते, यानी जो अलायंस बिल्डिंग की ज़रूरत है वो उसकी ही तरफ हमें सोचनी चाहिए, देखनी चाहिए। और कुछ लोग भी अपने अपने विचार भी रख सकते हैं अगर कुछ हो तो। एक सवाल है, मजदूरों के शोषण का सामाजिक कारण कितना महत्व रखता है? जी, सामाजिक तो है ही, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों से हम आते हैं, लेकिन अपनी जो स्थिति है वो दूसरे को समझानी चाहिए, और दूसरे की स्थिति को हमें भी समझनी चाहिए। और वो समझ अगर हम बनाएं तो फिर हमारी आर्थिक परिस्थिति से बढ़कर हम सामाजिक और एक राजनैतिक सोच और समझ हमें आ जाएगी। तो जैसे कि कल हमारे एक वकील जो थे वो बात कर रही थी, एक वेबिनार में मैं सुन रही थी कि उसने कहा कि जैसे हम सिर्फ औरतों की बात ना करें, ये पूरा जो शोषण हो रहा है इसमें, लेकिन हमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की भी बात करनी चाहिए, क्योंकि उन पर ज़्यादा हिंसा हो रही है, उनको नौकरियां या रोज़गार से वंचित किया जा रहा है। तो ऐसी चीज़ें हमें देखनी चाहिए कि हमारे बीच में एक विभिन्नता है, वो विभिन्नता को रखते हुए हम एकता की ओर कैसे जाएं। तो विभिन्नता को भी कायम रखनी चाहिए, और हर हर सामाजिक क्षेत्र से जो लोग आ रहे हैं, क्योंकि हमसे भी और कमज़ोर वर्ग होते हैं। और जैसे मैंने कहा कि जो नोमैडिक कम्युनिटीज़ हैं, जो ये पूरे जो कंस्ट्रक्शन क्षेत्र हैं उसमें उनका अहम हिस्सा है, क्योंकि वो पलायन करते हैं और उनको ऐसे उद्योगों में लाया गया है जहां पर उनका बिल्कुल आवाज़ कम ही होती है, उन पर दबाव डालकर उनका पूरा श्रम का चूसना हो सकता है। तो ये हमें देखनी चाहिए। मजदूरों का नेता सवर्ण क्यों होता है? बिल्कुल ये एक ऐतिहासिक चीज़ है हमारे बीच में, कि सवर्ण लोगों ने जाति जाति प्रथा को अगर देखें तो सवर्ण लोगों को ज़्यादा शिक्षा मिली, उन्होंने अपनी शिक्षा को आगे लेते हुए सभी उपलब्धियों को भी प्राप्त की, सभी अवसरों का भी उन्होंने मौका ले लिया। तो उसी चीज़ को अगर हम एक संवैधानिक रूप से और एक डेमोक्रेटिक रूप से, एक लोकतांत्रिक रूप से, तो जिन्होंने हासिल किया वो दूसरों को वही चीज़ हासिल करने में आगे ले जानी चाहिए। जैसे कि जो रिजर्वेशंस होते हैं वो नेतागिरी में भी होनी चाहिए। अगर कोई बहुत साल सवर्ण लोग नेतागिरी करते आए हैं तो बाकी वर्गों के लोगों को भी वो अवसर देनी चाहिए, या अवसर होनी चाहिए, देना भी कुछ बात नहीं है, होनी चाहिए। तो ऐसा एक 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 जो अंबेडकर कहते हैं एक रिपब्लिकनिज्म, यानी सबकी अलगपन को समझते हुए एकत्रित होके जो कमज़ोर हैं उनको आगे जाने का मौका होना चाहिए। तो यही व्यवस्था में हमें बदलाव लानी चाहिए, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से। मजदूरों को एकत्रित कैसे कर सकते हैं, वही मैंने कही। जैसे कि काफ़ी लोगों ने लिखा है कि अगर आप जो ट्रेड यूनियन मूवमेंट है, जो मजदूरों का संगठन है, उसमें महिलाएं आपको कहीं नहीं दिखेंगी।
बहुत कम दिखेंगी, अगर दिखेंगी, और दिखेंगी तो जैसे आपने कहा सवर नहीं मिलेंगे आपको। तो ये जो चीज़ है, यानी अपने आप से कम कम अवसर लेने वाले लोगों को अवसर उनको मिलना चाहिए, बाकी लोग पीछे हटनी चाहिए और नए लोगों को अवसर देनी चाहिए। तो ये समझ आनी चाहिए, ये एक सेंसिटिविटी, एक संवेदनशीलता आनी चाहिए अपने में, तभी तो हो सकता है। तो कामगार वर्ग में संवेदनशीलता हुई तो आजकल थोड़ा बहुत कुछ कुछ कामगार संगठनों में ये आया हुआ है संवेदनशीलता, कि वो सबको एक इंक्लूसिव रूप से लेते हैं। लॉकडाउन पीरियड केसेस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, जी बिल्कुल, डोमेस्टिक वायलेंस, हाँ, श्रमिकों से भी हुआ है डोमेस्टिक वायलेंस। उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, निजीकरण और सामाजिकरण क्या क्या होना चाहिए? जी बिल्कुल, निजीकरण तो नहीं होना चाहिए, राष्ट्रीयकरण और सामाजिकरण तो होना चाहिए मंडल साहब। जी, जैसे बिल्कुल राजू कहते हैं, सरकार का बिल्कुल एपथी है, यानी एक नज़रअंदाज करना, एक बिल्कुल चिंता न करना मजदूरों की तरह और बाकी वंचित वर्गों की तरह। बिल्कुल, हाँ, एक अलग तरीके से अपना जो मैस्कुलिनिटी है, यानी अपनी जो पुरुष होने का गर्व या अपना पावर दिखाने का जो एक प्रक्रिया है, वो बिल्कुल आजकल ज़्यादा हुआ है। जैसे कि 56 इंच की छाती से लेकर जो शख्स अपने घरों में जो औरतें हैं या बच्चे हैं या ट्रांस पीपल हैं, उन पर मार पीट करना, तो ये एक बहुत ही, मतलब एक अपने आप को ग्लोबल लीडर मानना और ऐसी ही प्रक्रियाएं करना एक साधारण सी चीज़ हो गई है। इस पर सवाल उठानी चाहिए और उनको बिल्कुल दिखानी चाहिए कि ये नहीं चलेगा। और कुछ नहीं तो 1 घंटा हो गया। पता नहीं मेरा कैमरा क्यों गया। Patriarchy within the left. Of course, patriarchy will be there. We have to challenge it. Lot of women have raised their voices, even within the left. लाइव वीडियो बंद कर दें क्या? हिंदी थोड़ी टूटी फूटी थी पर लाइव वीडियो एंड कर दें। ओके, थैंक यू। पूरा अपना साथियों को बहुत धन्यवाद देती हूँ और ये अवसर देने के लिए, और आपसे नए रिश्ते जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।
भारतीय शोषित जन आंदोलन।